है गाइस, मैं हूं रूपम और आपका स्वागत है हमारे चैनल पॉप क्रिटिक्स में। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने टॉप 10 न्यू जेन शोनेन एनिमेस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसके चलते आज मैं उन एनिमेस को छोड़ के कुछ और ओल्ड जेन शोनेन एनिमेस को लेकर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो एक से एक बेस्ट है। और ये वीडियो खास कर उन लोगों के लिए है जिन्हें मेरी तरह ही ओल्ड जेन एनिमेस देखना पसंद है। तो चलिए ज़रा देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। So far away. नंबर 12 पर है हाजिमे नो इप्पो। ये एनिमे साल 2000 में टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था और इसे एनिमेट किया है मैडहाउस स्टूडियो ने, जिन्होंने डेथ नोट, वन पंच मैन, हंटर हंटर जैसे और भी अच्छे एनिमेज एनिमेट कर चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। तो कहानी इप्पो नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में है, जिसे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हमेशा बुली करते हैं। फिर एक दिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर आके उसे बचाता है और उसे बॉक्सिंग वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके बाद इप्पो का लाइफ पूरी तरीके से बदल जाता है। अब इप्पो कैसे खुद को ट्रेन करके एक अच्छा बॉक्सर बनाता है, वही जर्नी हमें सीरीज में दिखाई गई है। ये एनिमे एक शोनेन होने के अलावा भी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमेस में से भी एक है। इस सीरीज में बॉक्सिंग को बहुत ही रियलिस्टिक वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जिसके चलते आप इसे देखते वक्त बिल्कुल भी बोर नहीं फील करोगे। और साथ में इस सीरीज की कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। आखिर में अगर रेटिंग की बात करें तो IMDb और मेल दोनों में इसे 8.7 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 11 पर है यू यो हाकुसो। ये एनिमे 1992 से 1994 तक टेलीकास्ट हुआ था और इसका मांगाका है योशिहिरो तोगाशी, जिन्होंने हंटर हंटर जैसे मांगा भी लिख चुके हैं। इसको ख़त्म करने के बाद ही उन्होंने हंटर हंटर लिखना स्टार्ट किया था। और जो लोग हंटर हंटर देखे हैं उन्हें तो पता ही है कि हंटर हंटर किस लेवल की एनिमे है। तो अगर बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में, तो ये सीरीज़ युसुके उरामाशी के ऊपर है, जो इप्पो का ही ऑपोजिट वर्जन है। इप्पो जैसे लोगों से मार खाता था या फिर बुलिड होता था, उस तरफ युसुके लोगों को मारता है और बुली करता है। इसलिए उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है और वो अपने टीचर से भी हमेशा डांट खाता है और उसे लगता है वो एक ऐसा इंसान है जिसका जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक दिन एक बच्चे को एक्सीडेंट से बचाते हुए वो खुद मर जाता है और स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ पर जाके उसे डिमंस का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्टोरी आगे बढ़ती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इवन बहुत लोग इसे वन ऑफ द बेस्ट ओल्ड स्कूल शोनेन भी कहते हैं और मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। IMDb में इसे 8.5 और मेल में 8.4 की रेटिंग मिल चुकी है। तो नंबर 10 पर है ब्लीच। दोस्तों, इस एनिमे के बारे में क्या ही कहना। 2004 में रिलीज की गई ये एनिमे आज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटल शोनेन में से एक है। इसके साथ ये बिग 3 का भी हिस्सा है और बाकी दो एनिमे के बारे में मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है इचिको कुरोसाकी नाम के एक टीनेजर से, जो बचपन से ही हॉलोस को देख पाता है। अब क्यों और कैसे, इससे उसको कभी घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद एक दिन एक हॉलो इचिको के फैमिली पर अटैक कर देता है और अपने फैमिली को बचाते समय वो एक सोल रिपर बन जाता है। अब वो एक सोल रिपर बन जाने के बाद क्या कुछ करता है, वही सारी चीज़ हमें इस सीरीज में दिखाई गई है। दोस्तों, इस सीरीज की सबसे खास बात है इसकी एक्शन सीन्स, जो कि बहुत नहीं बल्कि बहुत बढ़िया है। इस सीरीज में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके पावर्स की लेवल इचिको से बहुत ही ज़्यादा है। और इसके जो मेन विलेन है, भाई साहब, उसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं आपको स्पॉइलर के चलते नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने जितने भी एनिमेस देखे हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट विलेन है। अगर इस सीरीज़ की सारे कैरेक्टर्स की पावर्स भी मिला लो तो भी उसके लेवल में जाना मानो इम्पॉसिबल सा है। अब वो कौन है वो तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस समय ब्लीच के जो सारे फैंस हैं वो बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि 10 साल बाद ब्लीच फिर से कमबैक करने वाला है। सीरियसली, मैंने जब इस सीरीज को पहले ख़त्म किया था तब मुझे इसके कमबैक को लेके कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन एक दिन जब अचानक से सुना कि 2022 के अक्टूबर में ब्लीच का न्यू सीजन आने वाला है, तो मैं पूरी तरीके से हिल गया और अब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। तो आप भी जल्दी जाकर इसे देख लीजिए ताकि आप मेरे साथ इसे कैचअप कर सके। तो नंबर 9 पर है जोजोस बिज़ायर एडवेंचर। ये एनिमे 2012 में रिलीज होना शुरू हुआ था, जिसका 5 सीजन ही हमें अभी तक देखने को मिले हैं और अब इसकी सीजन 6 भी रिलीज होना शुरू हो गई है। दोस्तों, ये एक बहुत ही यूनिक तरीके के शोनेन एनिमे है। जिस तरह के मेलोड्रामेटिक वे के साथ इस सीरीज को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इनका आर्ट स्टाइल उतना ज़्यादा पसंद नहीं, मगर मुझको ये बहुत ही अच्छा लगा। ये सीरीज़ एक्चुअली जोस्टार फैमिली के ऊपर है, जिनके पास अपने ब्लड लाइन या फिर क्या जेनेटिक्स के चलते कुछ पावर्स मिलते आ रहे हैं। अब वो इन पावर्स का इस्तेमाल करके कैसे बड़े बड़े विलनों का सामना करते हैं, वही चीज़ हमें इस सीरीज़ में दिखाई गई है। और दोस्तों,
जो एक ऐसा एनीमे है जिसने मीम वर्ल्ड को पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है और बहुत जगह हमें इसका रेफरेंस देखने को मिलता है। इस सीरीज की कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेके एक्शन सीन्स, एनिमेशन, बीजीएम सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। इस सीरीज की एक्चुअल में एक ओल्ड वर्जन भी है जो 1993 से 2002 तक चला था। उसके बाद 2012 में इसे बेटर एनिमेशन के साथ रिलीज किया गया और इसका मांगा 1987 से अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। मतलब जिस तरफ अदर मांगाकास बूढ़े हो रहे हैं उसी तरफ आराकी जो कि जोजो का मांगा का है उनका एज घटता ही चला जा रहा है। मतलब अगर आप ये दो पीक देखेंगे तो आप कॉन्फ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से अलग क्या है, जिस वजह से बहुत लोग उन्हें इमोर्टल आराकी भी कहते हैं और अब हम यही चाहते हैं कि वो जोजो की इस लेगेसी को और भी आगे ले जाए। तो नंबर 8 पर है नारुतो। दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई है जिन्होंने इस एनिमे का नाम ना सुना हो। इवन बहुत लोग देख भी चुके होंगे, वरना हर एक ओताकू कम्युनिटी में एक बंदा तो ऐसा रहता ही है जिसे लगता है कि नारुतो देख लेने से जिंदगी का सारा ट्रुथ पता चल जाएगा। अब इन टॉक्सिक फैंस की वजह से ही बहुत लोग इसे हेट करते हैं, पर एक्चुअल में ये सीरीज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट शोनेन में से एक है। इस सीरीज की ड्रामा, कैरेक्टर डेवलपमेंट, फाइटिंग सीन्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स, बीजीएम्स, ओपनिंग से लेके एंडिंग सॉन्ग्स सभी चीज़ें बहुत ही लाजवाब है। तो बेसिकली ये सीरीज एक 12 साल के लड़के के बारे में है जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी, जो एक ऑर्फन है और वो अपने गांव के लीडर की तरह सबसे बेस्ट निंजा या फिर कहो शिनोबी बनना चाहता है, जिसे इस सीरीज में हुकागे कहा गया है। अब नारुतो को उसके विलेज के ज़्यादातर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि नारुतो एक कर्स्ड चाइल्ड है, जिस वजह से नारुतो खुद को उन लोगों के सामने प्रूव करना चाहता है। अब नारुतो कैसे अपने नेवर गिव अप वाले स्टाइल के साथ खुद को ट्रेन करता है, वही सारी चीज़ हमें सीरीज में देखते हैं। इवन ये सीरीज भी बिग 3 का एक हिस्सा है। इस सीरीज की इतनी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स होने के बावजूद भी कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिस वजह से ये इस लिस्ट में इतने नीचे है, जिनमें सबसे पहले आती है इसकी एंडिंग, जो मुझे पर्सनली दोस्तों बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से ये शो शुरू हुआ था उसके चलते ऐसी एंडिंग ये शो बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करती। बाकी क्या चीज़ आपको सीरीज देखते समय नजर आ जाएंगी। रेटिंग की बात करें तो IMDb में इसे 8.4 और मेल में 8 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 7 पर है दोस्तों इनुआशा। ये एनीमे साल 2000 से 2004 तक टेलीकास्ट हुआ था और ये एक रोमकॉम इसेकाई टाइप शोनेन एनीमे है और इसकी स्टोरी फॉलो करती है कागोमे हिगुराशी नाम की एक 15 साल के लड़की के ऊपर, जो टोक्यो में अपने माँ, भाई और ग्रैंडपा के साथ अपने फैमिली साइन में रहती है। बट एक दिन उसके 15th बर्थडे पर वो अपने कैट को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और अचानक से एक डीमन उसे एक कुएं की तरफ खींच लेता है। पर उस कुएं में गिरते समय वो कुएं की बॉटम तक बिना पहुंचे ही एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाती है सेनगोकू पीरियड में। अब ये पैरेलल यूनिवर्स उसके यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड है वो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। अब इस यूनिवर्स में जाने के बाद उसे अपने बारे में एक राज पता चलता है कि कागो में उस वर्ल्ड की एक वॉरियर की ही रीइंकार्नेशन है जिसका नाम है क्योको, और क्योको एक मैजिकल आर्टिफैक्ट प्रोटेक्टर थी सेनगोकू पीरियड में और वो उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को डीमन से प्रोटेक्ट करती थी। अब इस मैजिकल आर्टिफैक्ट का नाम है सिकॉन ज्वेल, जो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मतलब इससे किसी की भी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। इसके बाद उसका मुलाकात इनुआशा नाम के एक लड़के के साथ होता है। अब उन दोनों मिलकर कैसे इस ज्वेल को प्रोटेक्ट करते हैं वो आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही यूनिक इसेकाई एनीमे है और इसके साथ ये एक बहुत अच्छा शोनेन भी है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो नंबर 6 पर है हंटर हंटर। बेस्ट शोनेन एनिमेस के ऊपर वीडियो बन रही है और हंटर हंटर को ही ना रखा तो लोग मारेंगे मुझे। 2011 में रिलीज की गई हंटर हंटर इज वन ऑफ द बेस्ट शोनेन एवर मेड। इस सीरीज के बारे में जितना भी कहूँ कम पड़ जाएगा। दुनिया के सारे शोनेन एनिमे को देखकर इसे देखना इस लाइक सारे MCU मूवीज को देखकर द डार्क नाइट देखना। और ये आपको वो बंदा कह रहा है जिसने लगभग सारे शोनेन एनिमेस देख लिया है। खैर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो हंटर हंटर एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ एग्जिस्ट करते हैं हंटर और कई अजीबोगरीब क्रिएचर्स। एक शख्स को हंटर बनने के लिए कई सारे फिजिकल और मेंटल टेस्ट देना पड़ता है और हमारे मेन कैरेक्टर गॉनफ्लिक्स भी हंटर बनने की इस जर्नी पर निकल जाता है। पर हंटर बनना उसका मेन मोटिव नहीं है, वो निकला है अपने डैड जिन फ्लिक्स को ढूंढने और इसी जर्नी में उसे मिलता है कुरापिका, लियोरियो और किलुआ। शुरू में ये शो थोड़ा सिंपल या फिर बोरिंग लग सकता है, लेकिन अब जितना ही इसे देखते जाओगे उतना ही इसमें घुसते चले जाओगे। इस शो की राइटिंग और जिन साइकोलॉजी से ये डील करता है वो आपके सोच से भी ज़्यादा डीप है। इनके अलावा इस सीरीज की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है इसका कैरेक्टर्स। एक बैटल शोनेन होने के बावजूद हंटर हंटर के कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। कई ऐसे मोमेंट्स और इमोशंस है जो एक शोनेन में आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते और हंटर हंटर में जब आप वो मोमेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ
एक्चुअल में यही होना चाहिए। एक टिपिकल शोनेन एम वक्त पर या तो किसी प्लॉट आर्मर या फिर किसी बहुत बड़े ट्विस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पर हंटर हंटर इन सब से पूरी तरह डिफरेंट है। हाँ, मुझे पता है कि एक प्लॉट आर्मर या एक ट्विस्ट एक स्टोरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन जो हो रहा है अगर उसे होने दिया जाए तो ये एक अच्छी राइटिंग का साइन है। इस सीरीज की पावर स्केलिंग भी काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। वीक और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बीच में चाहे कितना भी गैप हो, वो वीक कैरेक्टर्स को कभी फोर्सड होने नहीं देता। फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ हंटर हंटर के कैरेक्टर्स मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये एक शोनेन होने के बावजूद बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे प्रोटैगनिस्ट के फेवर में ही हो। बाकी शोनेन एनिमे की तरह दुनिया को बचाने का काम इसमें 15 साल के बच्चे नहीं बल्कि वो लोग करते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है। साफ साफ कहूँ तो हंटर हंटर एक बहुत ही सेंस ऑफ मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखा गया शोनेन है। इवन इसकी रेटिंग भी बहुत ही हाई है, जिस वजह से आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर है रुरोuni केंशिन। दोस्तों, ये एनीमे 1996 में रिलीज हुई थी और इसके टोटल 3 सीजन है और इसके साथ ये मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट बैटल शोनेन भी है। ये सीरीज चाहे कितनी भी पुरानी हो, इसके फाइट सीन्स को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सीरीज एक फॉर्मर एसेसिन हितोकिरी के ऊपर है जो अपने पुराने लाइफ को छोड़ के एक नया लाइफ शुरू करना चाहता है, जिस वजह से वो खुद का नाम चेंज करके हिमुरा केंशिन रख देता है और एक सामुराई बन के लोगों की मदद करता है। और वो खुद से यही प्रॉमिस किया है कि वो फिर से कभी किसी का जान नहीं लेगा। दोस्तों, ये सीरीज सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, दिखने में उतना ही बढ़िया है। अगर आपको स्वॉर्ड फाइट्स देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इवन बहुत लोग केंशिन को बेस्ट स्वॉर्डमैन भी कहते हैं। आखिर में रेटिंग की बात करें तो IMDb में इसे 8.5 और मेल में 8.3 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 4 पर है गिंतामा। दोस्तों, ये एनिमे बहुत ही अंडररेटेड है। I mean, जो लोग इसे देख चुके हैं उनके अलावा बाकी के लोग इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं उन्हें लगता है कि ये एक जस्ट कॉमेडी एनिमे है जिसमें बहुत सारे एनिमेस के पैरोडीज है और ये उतना खास भी नहीं है। पर दोस्तों, गिंतामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेल रिटन कॉमेडी शोनेन एवर। हाँ, इस सीरीज की मेन जॉनर कॉमेडी तो है, जिसके चलते ये दुनिया का बेस्ट कॉमेडी एनिमे सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। इस सीरीज में कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स है जिसे देखते वक्त आपका पेट दुखने लगेगा, पर जब ये सीरीज सीरियस मोमेंट पर आता है तब ये कुछ अलग लेवल का बन जाता है जो आप सोच भी नहीं पाओगे। सीरीज की स्टोरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें कहानी ऐसी है कि एडो पीरियड टाइम में एलियंस और सामुराइज के फाइट के दौरान ह्यूमन रेस हार जाती है और एलियंस दुनिया पर कब्जा कर लेता है और ह्यूमंस के साथ ही यहाँ रहता है। अब हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर साकाता गिंतोकी, जो अपने शोनेन जर्नी में एक फेलियर है और अब मस्त अपने लाइफ दोस्तों के साथ जी रहा है। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे पता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रोटैगनिस्ट है जो अपने लाइफ में एक फेलियर है, पर अब जब इस सीरीज को देखते जाओगे उतना ही इस कैरेक्टर को पसंद करने लगोगे। इस कैरेक्टर के साथ पास्ट में क्या हुआ था वो सब जानने के बाद आप खुद इससे रिलेट कर पाओगे। अब इससे ज़्यादा और कुछ मैं आपको नहीं बता सकता, अदरवाइज स्पॉइलर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये एक कॉमेडी सीरीज़ है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आर्क से 3-4 एपिसोड्स की, जिसमें ज़्यादातर कॉमेडी है। पर वैसा चलते चलते कब ये सीरीज सीरियस बन जाएगा आप समझ ही नहीं पाओगे। इस सीरीज में फाइट सीन से लेकर इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है और ये इकलौती ऐसी एनीमे है जिसकी सारी ओपनिंग्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इस एनीमे को अब तभी देखना जब आप बहुत सारे एनीमेस देख लियो, जैसे कि वन पीस, नारुतो, ड्रैगन बॉल, ब्लीच, एसिनेशन क्लासरूम, कुरोकोस बास्केटबॉल एटसेट्रा, क्योंकि इस एनीमे में बहुत सारे एनीमे की रेफरेंस है और अगर आप वो एनीमेस नहीं देखे होंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। तो मेक श्योर कि आप वो एनीमेस देख के ही इसे देखें। तो नंबर 3 पर है दोस्तों ड्रैगन बॉल जी, और ये इस लिस्ट की मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज है। और अगर ऐसा कोई एनिमे है जो शोनेन का डेफिनेशन माना जाता है तो वो है ये सीरीज। ड्रैगन बॉल से ये एनिमे शुरू तो हुआ था, बट आज की जनरेशन के चलते शोनेन को डिफाइन करने वाला सीरीज तो ड्रैगन बॉल जी है। और उसके बाद इस शो का क्या हुआ वो तो हम सबको पता ही है, ये गॉड लेवल में चला गया। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आज तुम लोग जो भी शोनेन एनिमे देख रहे हो, मेरे ख्याल से ड्रैगन बॉल जी वो एनिमे है जिसने इस जॉनर को रीडिफाइन नहीं बल्कि डिफाइन किया है। और मुझे तो नहीं लगता कि आज के जनरेशन में ऐसा कोई है जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी का नाम ना सुना हो। इवन जो लोग एनिमेस नहीं भी देखते उन्हें भी इस एनिमे के बारे में पता है, इसलिए मैं फालतू में इसके प्लॉट को बताकर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। आप सिर्फ यही जान लीजिए कि गोकू इज़ द गोट। ये एक ऐसा बंदा है जो अकेले पूरे एनिमे यूनिवर्स को सोलो कर सकता है। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर एवर। इवन इतने सालों बाद भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आया जो इस बंदे को हरा सके। बहुत लोग हैं जिन्हें लगता है कि साइतामा गोकू से ज़्यादा पावरफुल है,
पर यह सच नहीं है, क्योंकि साइतामा को अभी भी उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया जिसमें वो गोकू को सरपास कर सके। पर हाँ, अगर उनके बीच कभी फाइट हो तब बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो आ जाते हैं इस सीरीज़ पर। इस सीरीज़ की फाइट सीन्स तो लाजवाब है ही, जिसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, पर इसके साथ इस सीरीज़ के बहुत सारे एपिक मोमेंट्स भी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नंबर 2 पर है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अगर इसे मैं इस सेंचुरी का बेस्ट एनीमे भी कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। अदर शोनेन एनीमे जो हमेशा 100-200 प्लस एपिसोड्स के साथ आते हैं, उस जगह ये एनीमे 64 एपिसोड्स में इतना कुछ दिखा देगा मैंने सोचा नहीं था। और ये बाकी के शोनेन एनीमे की तरह फैंटेसी शोनेन एनीमे नहीं, बल्कि एक क्लासिक शोनेन एनीमे है जिसमें वो सब कुछ है जो एक रियल शोनेन में होना चाहिए। इस सीरीज़ का एक पहला वर्जन भी है फुल मेटल अल्केमिस्ट, पर अगर आप उसे स्किप कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस सीरीज़ में जो चीज़ थी वो आपकी इसके पहले 10 एपिसोड्स में ही दिख जाएंगे। ये सीरीज़ एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ लोग एल्केमिक पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर एडवर्ड और उसका भाई एल्फोंस अपने पर्सनल रीजंस नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को ढूंढने के लिए ये एल्केमिक पावर सीखते हैं, ताकि एडवर्ड अपने भाई को फिर से ह्यूमन फॉर्म में ला सके। अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको ये सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज़ की सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है इसकी ड्रामा। मतलब आप इस सीरीज़ को देखते वक्त इससे कनेक्ट हो जाओगे, और जब आप इस सीरीज़ को ख़त्म करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा फील होगा कि आपने एक मास्टरपीस देख लिए। इस सीरीज़ में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने एल्केमिक पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें देखकर गुस्सा भी आता है। अब ऐसी स्टोरी आगे बढ़ती है, पर सुनने में ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से स्टोरी बताया, वरना जब आप इस वर्ल्ड के सच को जान पाओगे तो आपसे ज़्यादा एक्साइटेड और कोई नहीं रहेगा। और इवन ये सीरीज़ हाई स्टेटेड एनीमे सीरीज़ भी है। तो नंबर 1 पर जाने से पहले चलिए देख लेते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस को, जो इस लिस्ट में तो अपनी जगह नहीं बना पाई, फिर भी वो एनिमेस भी बहुत ही अच्छी है। तो फाइनली नंबर 1 पर है वन पीस, या फिर कहूँ गोट पीस, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं अब बोलने बैठूँ तो ये पूरा साल निकल जाएगा फिर भी मेरा बात ख़त्म नहीं होगा। मेरा सबसे बड़ा क्राइम था इस सीरीज़ को लंबा समझ के होल्डिंग लिस्ट में डाल देना। जनता माफ नहीं करेगी। पर जब मैंने इसे देखा तब मुझे लगने लगा मैंने एक तरह की इमोर्टिलिटी हासिल कर ली है, मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा। आई एम द डैडी हियर। मतलब एक बॉस बॉस वाला फीलिंग हो रहा था, क्योंकि मैंने इससे अच्छा एनीमे पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा, और मुझे लगता भी नहीं कि इस सीरीज की लेवल की कोई सीरीज है। एंड ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर आवर ओडा सेंसेई, आई मीन इचिरो ओडा, जिन्होंने 1997 से अभी भी कंटिन्यू इस मांगा को लिखे जा रहे हैं। और लोग कहते हैं ना कि अपने काम में पैशनेट रहने से एक दिन उसका फल ज़रूर मिलता है। इस वजह से वन पीस आज हाईएस्ट सेलिंग मांगा, एंड कुछ ही दिन पहले ये बैटमैन को हराकर सेकेंड मोस्ट सोल्ड कॉमिक बन चुकी है। अब इससे तो आप वन पीस की लेगेसी समझ ही सकते हो। अब इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो स्टोरी शुरू होती है दी पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के पब्लिक एग्जीक्यूशन से, जहां पर वो अपने ट्रेजर वन पीस के बारे में पूरी दुनिया को बता कर जाता है कि वो अपने पूरे ट्रेजर को इस दुनिया में कहीं छुपा के गए हैं, और जो लोग उसे ढूंढ पाएगा वही नेक्स्ट पायरेट किंग बन पाएगा। अब उस ट्रेजर को ढूंढने में ही पूरी दुनिया निकल पड़ती है, जिनमें से एक है हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी। एंड दोस्तों, लूफी इज़ द बेस्ट एमसी एवर। मतलब वो इतने ज़्यादा काइंड और स्वीट है कि आपको इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। ही इज़ द डम बेस्ट बट इवन मोस्ट रिलायबल पर्सन इन द वर्ल्ड। बाकी सारे पायरेट्स की तरह वो पायरेट किंग इसलिए नहीं बनना चाहता ताकि वो इस वर्ल्ड पर राज कर सके या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन बन सके। उसे लगता है पायरेट किंग बनने का मतलब है दुनिया का सबसे फ्री पर्सन बनना, जो अपनी लाइफ को जिस तरीके से चाहे जी सकता है। दैट्स वाई ही इज़ माई फेवरेट। उसकी थिंकिंग सबसे अलग है। उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि टफेस्ट से लेकर टफेस्ट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, जिसकी वजह से उसके क्रूमेट्स भी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। एंड दोस्तों, एवरीथिंग इज़ इन वन पीस। ऐसी किसी भी चीज़ नहीं है जो इस सीरीज़ में नहीं है। ये जैसे आपको छोटे से छोटे जोक से हंसा भी सकता है, वैसे छोटे से छोटे मोमेंट्स पर रुला भी सकता है। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ ये एक पूरी पैकेज के साथ आती है, जिसमें सबसे पहले है सबसे बेस्ट चीज़ इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। वन पीस का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा होने के बावजूद
जिस तरीके से हमें ये दिखाया गया है उससे तो ये बात साफ साफ है कि वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग सबसे बेस्ट है। ऊपर से इस सीरीज की कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही कमाल की है। यह पर हर वक्त हमारा एमसीयू सबको नहीं बचाता बल्कि और कैरेक्टर्स भी बचाता है। इनके अलावा इस सीरीज में कुछ बहुत अच्छे ओपनिंग सॉन्ग्स भी है, जिनमें से मेरा फेवरेट है वी आर, जो सबसे फर्स्ट ओपनिंग थी। तो दोस्तों मैंने बहुत कुछ कह ही दिया, जो कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अब मेरे इतने सारे बातों से अब समझ ही सकते हो कि वन पीस को क्यों सबसे बेस्ट शोनेन कहा जाता है। और हाँ, एनीमे ख़त्म करने के बाद अब मैं मांगा में हूँ और मांगा अलग ही लेवल में जा रहा है, तो अब जल्दी जाकर इसे देख लीजिए। जर्नी थोड़ा लंबा रहेगा पर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, और ये एनीमे बिग 3 का सबसे बेस्ट एनीमे है। तो आज की वीडियो यही तक थी दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।